रामपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू बहुत ही ईमानदार और दयालु था। राजू रोज अपने खेतों में काम करता था और उसी से अपना घर चलता था। राजू के पास एक बैल था जिसका नाम भीमा था, जिसकी मदद से वो अपनी सारी खेती किया करता था। भीमा, तू जल्दी जल्दी ये हरे घास खा ले, उसके बाद हमें खेतों पर भी जाना है। तू तो जानता ही है हमें कितना सारा काम है। इसी खेती के सहारे तो मैं अपना जीवन बिता रहा हूं। उसी गांव में राजू का एक दोस्त नंदू भी रहता था, जो बहुत ही कामचोर और अलसी था। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमेशा राजू का दिल जीत लेता था। एक दिन जब राजू अपने खेतों में काम कर रहा था, तब नंदू उसके पास आकर उसे बोलता है, अरे राजू, कैसे हो मित्र? अरे भाई नंदू, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। तुम बताओ भाई, तुम कैसे हो? कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं राजू, तुम तो जानते ही हो कि इस साल मेरे खेत की सारी फसल खराब हो गई थी। बस इसी वजह से मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे ऊपर बहुत लोगों का कर्ज हो चुका है। सोच रहा हूं घर बार छोड़कर बहुत दूर चला जाऊं। बहुत परेशान हो गया हूं भाई। अब कोई अपना भी तो नहीं है जिससे कोई मदद मांग सकता। क्या नंदू, ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? आखिर हम दोनों पक्के दोस्त हैं और परेशानी में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। बताओ क्या करना है, हम दोनों मिलकर सब काम कर लेंगे। सही कह रहे हो राजू भाई, जिसके पास तुम जैसा दोस्त हो उसे परेशानी की क्या बात। दरअसल मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो भाई, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूं तुम्हारी। राजू, क्या तुम अपनी बैल मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? दरअसल मुझे अपने खेत में नई फसल उगानी है। इसके लिए मुझे तुम्हारे बैल की जरूरत है। बदले में मैं तुम्हारी बैल की अच्छे से देखभाल करूंगा। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे बैल को जल्दी ही वापस लौटा दूंगा। राजू को नंदू की ये हालत देखकर बहुत बुरा लगा। वह दिल से चाहता था उसका दोस्त इस मुसीबत से बाहर निकल जाए। बिल्कुल नंदू भाई, तुम मेरा यह बैल ले जा सकते हो। मैं अपना बचा हुआ काम बाद में कर लूंगा। मेरे लिए सबसे जरूरी काम अभी यही है कि मेरा दोस्त इस परेशानी से बाहर निकल जाए। अगर कुछ और चाहिए तो वह भी बता देना। किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। धन्यवाद राजू, तुम दोस्त नहीं भाई हो भाई। आजकल ऐसी दोस्ती कहां देखने को मिलती है। मैं जल्दी ही आता हूं तुम्हारा यह बैल वापस करने के लिए। नंदू खुशी खुशी राजू के बैल को लेकर चला गया, लेकिन उसे वापस करने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसके मन में काई खुराफात चल रही थी। अरे वाह, मैंने राजू को कितना आसान से मूर्ख बना दिया। वैसे भी वह तो सीधा साधा है। अगर यह बैल मैं उसको वापस ही ना दूं, तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वह तो मुझसे पूछने की भी हिम्मत नहीं करेगा। क्यों ना मैं इस बैल को बेचकर थोड़े पैसे कमा लूं। इससे मेरे पैसे की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। नंदू ने उस बैल को बड़े व्यापारी को बेच दिया। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। इस बैल के तो अच्छे खासे पैसे मिल गए। कुछ दिन बाद राजू को उसके बैल की जरूरत पड़ी। उसकी फसल काटने और नई फसल उगाने का वक्त आ गया था और उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं था। काफी दिन हो गए नंदू को मेरा बैल ले गए। अब तक तो उसका काम हो गया होगा। वह तो आया नहीं मेरा बैल वापस करने। चलो कोई बात नहीं, मैं उसके पास जाकर अपना बैल ले आता हूं। राजू तुरंत ही नंदू के घर पहुंच जाता है। अरे नंदू भाई, तुमने कहा था मेरा बैल कुछ दिनों में लौटा दोगे। तुम्हारा काम हो गया हो तो अब मैं अपना बैल ले जा सकता हूं ना?
मुझे भी अपने खेत में काफी काम करना है। राजू भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? वह बात यह है कि तुम्हारा बैल अभी थोड़ा बीमार है। ठीक हो जाने दो उसे, फिर मैं उसे पहुंचा दूंगा तुम्हारे पास। राजू को अपनी बैल की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि अगर उसका बैल बीमार है तो थोड़ा इंतजार करना ही ठीक होगा। राजू ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने फसल को काटा। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन नंदू ने अभी तक उसका बैल वापस नहीं लौटाया था। राजू को खेत की जुताई के लिए उसकी बैल की जरूरत थी, इसलिए वह फिर से नंदू के घर गया। नंदू, मुझे अपनी बैल की जरूरत है भाई। मुझे मेरा खेत जोतना है। क्या मेरा बैल अब ठीक हो गया है? क्या राजू भाई, मैंने उसे अभी अभी बाहर चरने के लिए भेजा है। एक काम करो, तुम कल आना। राजू को नंदू की बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने एक दिन और इंतजार करने का निर्णय लिया और वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला जिसने राजू को बुलाया और बोला, राजू बेटा, मैं तुम्हें रोज नंदू का घर जाते हुए देखता हूं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि नंदू ने तुम्हारी बैल एक बड़े व्यापारी को बेच दिया है। मैंने दूसरे गांव के एक बड़े व्यापारी के साथ देखा था। बेटा, तुम्हें उस दुष्ट नंदू की बातों में नहीं आना चाहिए था। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मैंने तो नंदू को अपना सच्चा दोस्त माना था, लेकिन उसने तो मेरी दोस्ती का फायदा उठाया है। पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह मेरा बैल खुद वापस लौट आएगा। बाबा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? हाँ बेटा, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। राजू उस बूढ़े आदमी को सारी बातें बता देता है कि उसे क्या करना है और फिर अपने घर चला जाता है। कुछ देर में नंदू उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी वह बूढ़ा आदमी उसे देखता है और अपने पास बुलाता है। क्या बात है बाबा, आपने मुझे इस तरह रोक करके क्यों बुलाया? हाँ बेटा नंदू, बात ही कुछ ऐसी है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ राजू रोज तुम्हारे घर पर किसी बैल के लिए आता है। हाँ बाबा, पर बात क्या है? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे किसी से बात करते सुना है कि उसे यह बैल को उसे एक साधु महात्मा ने दिया था और कहा था कि जिसके पास भी ये बैल रहेगा उसकी खेत फसल से लहलहाती रहेगी और उसके खेत में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। क्या क्या बात कर रहे हो बाबा? हे भगवान, हाँ मैंने क्या कर दिया? जरा से पैसे के लिए मैंने अमीर बनने का मौका गवा दिया। अभी जाकर उस बैल को वापस ले आता हूं। बस उस आदमी ने उस बैल को कहीं बेच न दिया हो। नंदू उस बैल को लेने उस व्यापारी के पास पहुंच जाता है। जब वो उस बैल देखता है तो उसकी जान में जान आती है। चलो, यह तो अच्छा है कि इस व्यापारी ने उस बैल को बेचा नहीं, लेकिन अब मैं बैल को लेकर जाऊं कैसे? हाँ भाई नंदू, मैं तुम्हें ये बैल देना तो नहीं चाहता, क्योंकि ये 10 आदमियों का काम अकेला ही कर देता है मेरे खेत में। लेकिन फिर भी अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मैंने इसका एक उपाय निकाला है। मैं तुम्हें बैल तभी वापस दूंगा जब तुम मुझे इस बैल के 3 गुना पैसे दोगे। मंजूर है तो बोलो। बेटा नंदू, यह 3 गुना पैसे तो बहुत कम है उस दौलत के सामने जो इस बैल से मुझे मिलाने वाली है। जल्दी से इसे पैसे दे और निकल जाए यहां से। ठीक है भाई, मुझे यह सौदा मंजूर है। नंदू उस व्यापारी को पैसे देकर वहां से निकल पड़ता है। नंदू उस बैल को लेकर घर पहुंचा ही था कि राजू वहां आ जाता है। नंदू भाई, लगता है मुझे आज मेरा बैल मिल ही जाएगा। अरे राजू भाई, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं तो इसे लेकर तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। लो, अब ले जाओ अपने बैल को। अब राजू अपने बैल को लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है और नंदू मुंह ताकता रहता है। उदयपुर राज्य में एक बहुत ही दयालु राजा हुआ करते थे।
जिनका नाम भानु प्रताप था। उनका एक बेटा था जो बहुत ही घमंडी था। अरे ओ 2 कौड़ी के मजदूर, मुझे तुम्हारे बगीचे में लगे फल बहुत ही पसंद आए हैं। मुझे वह सारे फल चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। लेकिन राजकुमार साहब, आपने तो अभी अभी बहुत सारे फल खा लिए। अब अगर मैंने आपको सारे फल दे दिए तो मैं बाजार में क्या बेचूंगा? मैं एक गरीब मजदूर हूं और मैं बाजार में जाकर इसी पेड़ पर लगे हुए फल बेचता हूं। राजकुमार, मेरा बस यही एक कमाई का जरिया है। कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे फल देने से इनकार करेगा? सैनिकों, इसके इस फल के पेड़ को ही काट दो, जाओ। लेकिन राजकुमार साहब, ऐसा करना उचित नहीं। अब तुम जैसे सैनिक मुझे सिखाओगे कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। जाओ और मेरे दिए हुए आदेश का पालन करो, मूर्ख कहीं के। जी जी राजकुमार साहब। नहीं राजकुमार साहब, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए राजकुमार। ये पेड़ मेरे दादाजी की धरोहर है, इसे न काटे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं राजकुमार। वह गरीब गिड़गिड़ाता रहा। राजकुमार कौशल उस गरीब की एक नहीं सुनता और सैनिकों से कहकर उसका पेड़ कटवा देता है। मैं इस राज्य का होने वाला राजा हूं और तूने मुझसे ही जुबान लड़ाई। देख लिया उसका अंजाम। गांव वालों, कान खोलकर सुन लो सब। मुझसे जो भी जबान लड़ाएगा या फिर मेरी बात नहीं मानेगा, उसका भी यही अंजाम होगा। इसका तो सिर्फ पेड़ ही काटा है। अब अगर किसी ने मुझसे टकराने की हिम्मत की तो उसका अंजाम वो खुद ही भुगतेगा। और सैनिकों, सुन लो तुम लोग भी कान खोलकर। अगर पिताजी को इस बारे में भनक भी पड़ी तो खबरदार। अगर वह गरीब भीखमंगा आदमी पिताजी के पास मेरी शिकायत भी करने आया तो उसे उल्टे पांव दरबार के बाहर से ही लौटा देना, वरना तुम सैनिकों को भी मैं राजमहल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। बिरजू भाई, रोइए मत। अब रोने से क्या होगा? पेड़ तो वापस नहीं आएगा ना। लेकिन तुम देखना, इस घमंडी राजकुमार को एक ना एक दिन इसके किए कर्मों की सजा जरूर मिलेगा। कैसे हो मेरे राजकुमार? पिताजी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, बस सुबह की ताजी हवा खा रहा था। पर आप इतनी सुबह सुबह यहां पर? बेटे कौशल, मैं अब सोच रहा हूं कि तुम अब राज्य के कामों में भी दिलचस्पी लो और जल्दी से जल्दी सीख लो कि एक राजा कैसे अपने राज्य को संभालता है और कैसे अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। इसलिए आज तुम मेरे साथ राज्य भ्रमण पर चलोगे। वैसे तो मैं सब समझता ही हूं, पर आप कह रहे हैं तो मैं आपके साथ भ्रमण पर जरूर चलूंगा। आखिरकार मुझे भी आपके जैसा काबिल राजा बनना है और प्रजा का ध्यान रखना है। अब राजा और उसका बेटा राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। राजकुमार साहब, राजा साहब, मेरी मदद कीजिए। मुझे खाना दे दीजिए और रहने की जगह दे दीजिए, वरना मैं ऐसे ही दर दर भटक कर कहीं मर जाऊंगा। मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूं। राजमहल जाता हूं तो राजमहल के बाहर से ही सैनिक मुझे भगा देते हैं। राजा साहब, आप तो मेरी पीड़ा समझिए। अरे छी, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हारे बदन से गंध आ रही है और तुम्हारा हुलिया भी कितना घटिया है, मानो जैसे कूड़े में रह रहे हो। अरे हट जा मेरे रास्ते से, अन्यथा पक्षी प्राणियों का शिकार करने की जगह तेरा ही शिकार कर दूंगा आज मैं, भिखारी कहीं का। निकल जा यहां से। राजकुमार कौशल सिंह घोड़े पर बैठे हुए उस भिखारी को एक लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। राजकुमार कौशल, ये तुमने क्या किया? तुम इतने निर्दयी कैसे हो? क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आई इस भिखारी पर? ये तो बहुत गलत किया तुमने राजकुमार। पिताजी, मैंने जो भी किया है सही किया है। इन निर्लज भिखारियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इनकी जगह यही है। नहीं राजकुमार, ये तुमने सही नहीं किया। तुमने आज मुझे बहुत निराश किया है। राजकुमार, मैंने सोचा था तुम्हें राजपाट सौंपूंगा,
लेकिन तुम्हें तो अभी तक बहुत कुछ सीखना बाकी है। खैर, अब हमें राजमहल वापस चलना चाहिए। राजा अब राजकुमार के बारे में सोच सोच कर बहुत उदास और खोया खोया सा रहने लगे। महाराज, कई दिनों से देख रहा हूं आप कुछ खोए खोए से रहते हैं, कुछ उदास से मालूम होते हैं। क्या हुआ महाराज? कोई गंभीर समस्या है क्या? तभी राजा मंत्री को सारी बात बताता है और मंत्री राजा को एक उपाय बताता है। राजकुमार कौशल, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम एक राजा बनने वाले हो, लेकिन राजा बनने से पहले तुम्हें एक अधूरा कार्य पूरा करना होगा। अधूरा कार्य? कैसा अधूरा कार्य पिताजी? बेटा, तुम्हें सोनपुरा जंगल में जाना होगा। वहां एक सिद्ध महात्मा होंगे जिनसे तुम्हें आशीर्वाद लेना होगा। उसके बाद ही तुम्हारा राज्य तिलक हो सकेगा, वरना तुम राजा नहीं बन सकते। क्या? पर ऐसा क्यों? मुझे किसी साधु महात्मा से आशीर्वाद लेने में कोई समस्या नहीं है, पर यह सब क्यों? बेटा, यह हमारी पुरानी परंपरा है। मेरे पिताजी ने भी उनसे आशीर्वाद लिया था और फिर उन्होंने मुझे भी उनके पास भेजा था, और अब तुम्हारी बारी है उनसे आशीर्वाद लेने की। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं साधु महात्मा का आशीर्वाद लेने सोनपुरा जंगल अवश्य जाऊंगा। राजा के कहने पर अब राजकुमार कौशल सोनपुरा जंगल जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बेटा, अरे ओ बेटा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो बेटा। ऐ बुढ़े, हट जा मेरे रास्ते से, मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे? पर बेटा, मेरी बात तो सुनो बेटा। अब हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। भिखारी कहीं के। राजकुमार कौशल उस बूढ़े आदमी की बात नहीं सुनता और वहां से आगे की ओर निकल पड़ता है। यही है वह सोनपुरा जंगल जहां साधु महात्मा जी रहते हैं। पर वह कहां होंगे, मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? सुबह से शाम हो गई मुझे यहां आते आते, और थकान भी बहुत हो रही है। मुझे लगता है अब मुझे यहीं थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, फिर सुबह देखता हूं वो महात्मा जी कहां मिलेंगे। अब राजकुमार कौशल एक पेड़ की छांव में सो जाता है। अरे ये क्या? ये मेरे कपड़े कैसे हो गए? और ये तो सब बदला बदला सा लगता है। ये मेरे कपड़े तो नहीं, ये तो किसी भिखारी के जैसे कपड़े हैं। मेरे शरीर पर ये कपड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक भिखारी नहीं, मैं तो एक राजकुमार हूं और होने वाला एक राजा। मैं भिखारी नहीं हो सकता। पर ये कैसे? मैं तो रात में जब सोया था तब तो मेरे कपड़े और मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन सुबह उठते ही यह कैसा रूप हो गया है मेरा। और मेरा घोड़ा कहां चला गया? लगता है इस जंगल में जरूर कोई भूत प्रेत की आत्मा है जिसने मुझे भिखारी बना दिया है और मेरे घोड़े को भी गायब कर दिया है। मुझे यहां से जाना होगा। अब राजकुमार कौशल जंगल से वापस लौटकर अपने महल आ जाता है, और जैसे ही वह अपने महल के द्वार से अंदर जाने लगता है, तभी द्वारपाल उसे अंदर नहीं जाने देते। अरे ओ भिखारी, कहां अंदर घुसे जा रहा है? चल निकल बाहर। द्वारपाल, तूने मुझे अंदर जाने से रोका। तेरी इतनी हिम्मत! तू जानता नहीं मैं कौन हूं। अरे अब तो भिखारियों को भी गुस्सा आता है। हाँ भाई, जानता हूं तू कौन है। तू एक भिखारी है और मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। तभी दोनों द्वारपाल हंसने लगते हैं। अरे अब मैं क्या करूं? ये दोनों द्वारपाल तो मुझे भिखारी समझ रहे हैं और मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। मुझे इनसे अच्छी बात करनी चाहिए ताकि ये लोग मुझे अंदर जाने दें। द्वारपाल जी, कृपया मुझे अंदर जाने दें। मुझे यहां महाराज ने ही बुलाया था, मैं उन्हीं के आदेश पर यहां आया हूं। लेकिन आप लोग मुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो कोई बात नहीं। जब महाराज मुझसे ना आने का कारण पूछेंगे तो मैं उन्हें कह दूंगा कि मैं तो आया था, पर आप दोनों ने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। क्या ये तो कह रहा है कि इसे महाराज ने बुलाया था और इसको हमने नहीं जाने दिया, तो ये सब महाराज को बता देगा। हाँ, जाने देते हैं।
हाँ, तुम सही कह रहे हो, हम इसे अंदर जाने देते हैं। अब वह द्वारपाल राजकुमार कौशल को अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। पिताजी ये देखिए, न जाने मुझे क्या हो गया है। पता नहीं मैं भिखारी कैसे बन गया। और वह द्वारपाल जो कल तक मेरे सामने अपना सर नहीं उठाते थे, वह मुझे मेरे ही महल में घुसने नहीं दे रहे थे। पर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। पिताजी, मैं हूं आपका पुत्र कौशल कुमार, इस राज्य का होने वाला अगला राजा, जो आप मुझे बनाएंगे। मंत्री जी, ये कौन बहुरूपिया है जो मेरे पुत्र के बारे में इतना जानता है? और इसे तो मैंने इस राज्य में पहले कभी नहीं देखा। महाराज, मुझे लगता है कि इस भिखारी को हमारे राजकुमार मिल गए होंगे, तभी तो ये हमारे बारे में इतना जानता है और अब ये यहाँ आया है हमें परेशान करने के लिए। ए बहुरूपिये, चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे कारागार में डलवा दूंगा। तू एक भिखारी है, बस इसीलिए मैं तुझ पर दया कर रहा हूं, वरना मेरे एक इशारे पर मेरे सैनिक तुझे कारागार में डाल देंगे। राजा के इतना कहते ही राजकुमार कौशल बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे ही वहां से वापस चला जाता है। राजकुमार कौशल खुद से ही बातें करता हुआ इधर उधर भटक रहा होता है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं एक भिखारी कैसे बन गया? अब तो पिताजी भी मुझे पहचान नहीं रहे हैं, तो भला किससे उम्मीद रखूं मैं? अब भला कौन होगा जो मुझे पहचान सकेगा? बहुत भूख लग रही है और थकान भी हो रही है। कहीं पर बैठकर आराम कर लेता हूं। अरे अरे, एक और भिखारी देख लिया। लगता है आज मेरा काम होने वाला नहीं है। इन भिखारियों की शक्ल देख लेता हूं तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। पता नहीं ये भिखारी कहां से चले आते हैं। ए भिखारी, चल भाग यहां से, और फिर कभी मुझे इस जगह पर दिखाई मत देना, समझे? सेठ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं भिखारी नहीं हूं। हाँ हाँ, तुम तो इस राज्य के राजा हो, भिखारी कहीं का। इतना कहकर वो सेठ वहां से चला जाता है। क्या करूं मैं? कैसे बताऊं सबको कि मैं एक राजा हूं, भिखारी नहीं? लगता है अब मुझे भिखारी ही बनकर रहना पड़ेगा। पर अब मुझे बहुत भूख भी लग रही है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम करना ही होगा। राजकुमार कौशल अब खाने की तलाश में निकल जाता है। तभी एक औरत वहां से गुजर रही होती है। छिछी, ये भिखारी कहां से अचानक सामने आ गया? कितनी गंध आ रही है इस भिखारी के शरीर से। ए भिखारी, हट मेरे रास्ते से, न जाने कहां से आ जाते हैं। उस औरत की बात सुनकर कौशल को अब बहुत दुख होता है और वह सोच में पड़ जाता है। शायद ये सब मेरे कर्मों का फल मिल रहा है मुझे। मैंने भी उस शख्स का बहुत निरादर किया था। तब मुझे पता नहीं था कि हर इंसान की इज्जत होती है और किसी को दुत्कारने का किसी को कोई हक नहीं है। तभी उसे वही भिखारी वहां आता हुआ दिखता है। अरे तुम कौन हो? और यहाँ इस राज्य में तुम्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, मैं इस राज्य में अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ। मेरा घर कहीं नहीं है, और जहां मेरा घर है भी वहां मुझे कोई पहचानता ही नहीं है। बस इधर उधर भटक रहा हूं। अरे तो तुम मेरे साथ चलो, मेरा अपना घर है। हाँ, वह बस छोटा सा ही है। तभी वे भिखारी कौशल को अपने साथ ले जाता है और उसे रोटी खाने को देता है, जिसे कौशल तुरंत खा लेता है। अब राजकुमार कौशल सोच में डूब जाता है। क्या हुआ भाई? तुम कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं तुमसे एक बात कहूं? हाँ हाँ, कहो। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत परेशान किया है, मुझे माफ करना। नहीं नहीं,
तुमने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया है और मैंने तो तुम्हारी मदद इसलिए की है कि तुम्हारा कोई और दूसरा सहारा नहीं है। और मैं भी तुम्हें औरों की तरह दुत्कार देता तो तुम टूट जाते, क्योंकि मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है। कोई साहब मुझे गालियां देकर चले जाते हैं तो कभी कोई राजकुमार मुझे मारकर धुतकार कर चले जाते हैं। किसी को मुझसे बदबू आती है तो कोई मुझे देखना नहीं चाहता, क्योंकि कई बार अक्सर कुछ लोग हमें मनहूस समझते हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक भिखारी हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भिखारी की बातें सुनकर कौशल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत लोग दुत्काराते हैं और भला बुरा भी कहते हैं, मगर तुम याद रखना, जिस राजकुमार ने तुम्हें दुत्कारा है और कष्ट दिए हैं, वह राजकुमार एक दिन तुमसे माफी जरूर मांगेगा। अच्छा मेरे दोस्त, अब मुझे जाना होगा, मुझे बहुत जरूरी काम पूरा करना है। कौशल अब फिर से उसी जंगल की ओर निकल पड़ता है जहां उसको उसके पिता ने भेजा था। अरे ये कौन है? लगता है ये तो बेहोश हो गया है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। सुनिए, कौन है आप और आपको क्या हुआ है? मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। मुझे पानी दो। मैं अभी पानी लाता हूँ। तभी कौशल जल्दी से जाकर एक नदी से थोड़ा पानी लेकर आता है और उस लकड़हारे को पिला देता है, जिससे वह उठकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे पानी पिलाया, वरना पता नहीं आज क्या होता। अब कौशल वहां से आगे की ओर निकल पड़ता है और खुद से कहते हुए चलता है, इतने दिनों से मैं अहंकार में जी रहा था और कभी किसी की मदद नहीं की मैंने, पर आज उस लकड़हारे के मदद कर उसे पानी पिलाया, तब आज मुझे एहसास हुआ है कि जीवन के असल मायने क्या हैं। और आज किसी की मदद करके मुझे जीतना सुकून मिल रहा है। ऐसा सुकून मैंने कभी महसूस नहीं किया था। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे पूरा जीवन भिखारी बनकर ही क्यों ना जीना पड़े, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं खुद को बदलकर एक अच्छा इंसान बनकर जीवन जीऊंगा। तभी वह कुछ और आगे जाता है और उसे जंगल में एक आश्रम दिखता है। क्या ये वही महात्मा का आश्रम है तो नहीं, जहां मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है? तभी कौशल जाकर सर झुकाकर साधु महात्मा को नमन करता है। कौन हो तुम और यहाँ इस घने जंगल में क्यों आए हो? महात्मा जी, मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं। बस मैं एक मामूली सा भिखारी हूं और इधर से गुजर रहा था, आपके आश्रम पर नजर पड़ी और बस आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। ठीक है, तुम आज रात यहीं आश्रम में ही रुक जाओ और कल सुबह मैं तुम्हें जरूर आशीर्वाद दूंगा। अब कौशल उसी आश्रम में रात को ठहर जाता है और रात होते ही गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह चौंक जाता है। अरे यह क्या? मैं फिर से अपने असली रूप में वापस आ गया। ये सब क्या हो रहा है और ये सब कौन कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कौशल महात्मा जी के पास आता है। महात्मा जी, ये कैसी माया है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है। पहले मैं राजकुमार से एक भिखारी बन गया और आज फिर मैं अपने असली रूप में वापस आ गया हूं, पर अब मेरे मन में कोई खुशी नहीं है कि मैं फिर से एक राजकुमार बन गया। पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अमीर हूं या गरीब। मुझे अब मेरे जीवन का सबक मिल चुका है और अब मेरे मन में कोई लालच, क्रोध और अहंकार नहीं है। अब तो बस एक शालीनता है मुझ में। आखिरकार तुमने जीवन का सबक ले ही लिया। तभी महात्मा जी राजकुमार कौशल को आशीर्वाद देते हैं और वह राजकुमार के हृदय परिवर्तन से भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद राजकुमार अपने महल में वापस आ जाता है। आओ मेरे राजकुमार, कैसा रहा सफर और बाबा जी से मुलाकात कैसी रही? पिताजी, आप महान हैं जो आपने मुझे उन महान साधु महात्मा जी के पास भेजने का निर्णय लिया और मुझे वहां भेजा। ये मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे अनमोल समय था, जिसमें मैंने खुद को जाना और दूसरों को भी जाना और असल जीवन के मायने क्या है वह भी सीखा।
अब राजा अपने बेटे के हृदय परिवर्तन से बहुत खुश हो जाता है। मैं तुम्हारे हृदय परिवर्तन से बहुत खुश हूं बेटे, और बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें राज्य का राजा घोषित करूंगा। राजकुमार, आप यहाँ अब मैंने क्या किया? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं मित्र, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुम्हें इतना दुख दिया और तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें एक कीड़े मकोड़े के समान समझा, जबकि तुम एक इंसान ही हो, बल्कि तुम तो एक नेक दिल इंसान हो। किसी को भी तुम्हारा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह मैं ही क्यों ना हूं। क्या तुम मेरी की हुई गलतियों को भूला कर मुझे माफ करोगे? भिखारी राजकुमार की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वह राजकुमार को माफ कर देता है और राजकुमार वापस राजमहल लौट जाता है।